हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई अच्छी हो रही है आप लोगों की? हाँ, पढ़ते रहिएगा, रेगुलर पढ़ते रहिएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। और ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी। तो आज कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे? सेलिएंट फीचर्स ऑफ अ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या होता है? बिकॉज जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है वो ज्योग्राफी का ब्रांच है। तो सबसे पहले ज्योग्राफी जान लो। अगर ज्योग्राफी जान जाओगे तो फिजिकल ज्योग्राफी जानने में आसानी होगी। अब ज्योग्राफी क्या होता है? ज्योग्राफी ज्योग्राफी में हम लोग करते क्या? व्हाट वी डू इन अ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोग क्या करते हैं? वी स्टडी अबाउट द प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल्स एंड देयर सराउंडिंग। हम जगह के बारे में स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी में क्या करते हैं? हम लोग जगह के बारे में स्टडी करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन ज्योग्राफी अलग है, चाइनीज ज्योग्राफी थोड़ा अलग है, रशियन ज्योग्राफी अलग है, यूरोपियन ज्योग्राफी अलग है, अमेरिकन ज्योग्राफी अलग है। ओके, इफ यू गो टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में की ज्योग्राफी जो है ओके अलग है। तो ज्योग्राफी में हम लोग स्टडी करते हैं प्लेसेस के बारे में एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल्स एंड देयर सराउंडिंग। जो लोग होते हैं उनके सराउंडिंग में, उनके इन्वायरमेंट में के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। पीपल, ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। और ज्योग्राफी को ब्रॉडली टू फॉर्म्स में, ओके, टू ब्रांचेस में हम लोग डिवाइड किए हैं। कौन कौन से ब्रांच है वो? फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। पर आज हम लोग किसकी बात करेंगे? केवल और केवल फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे। थोड़ा सा उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। बस पढ़ना हम लोग क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। ओके, अगर कोई भी डाउट्स तो प्लीज आप लोग पूछते रहिएगा, पूछते रहिएगा। ओके, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी समझ में आ गया? इसमें हम लोग क्या करते हैं? वी स्टडी about the places and the relationship between people and their environment. पक्का? And geography has been categorized in two parts. कौन सा? Human geography and physical geography. और हम लोग क्या पढ़ना है आज? केवल और केवल फिजिकल ज्योग्राफी। दिस इज द मेंस के सिलेबस में है और इवन प्रीलिम्स के सिलेबस में था। आज हम लोग पूरा का पूरा जो क्लास होगा वो केवल और केवल किस पर बेस होगा? फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिर उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी सेम चीज। अब ह्यूमन लोगों की बात हो रही है इसमें, ध्यान देना। अब नाम ज्योग्राफी में क्या करते हैं? सॉरी, वी स्टडी अबाउट प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल्स एंड देयर इन्वायरमेंट। अब जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो क्या है? दिस इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग क्या करेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग क्या करेंगे? वी स्टडी अबाउट व्हाट? पीपल एंड देयर सोशल ग्रुप्स, कल्चर्स, इकोनॉमीज एंड इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट एंड बाई इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट बाई स्टडिंग देयर रिलेशन। तो हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में? इसमें क्या करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में? ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग स्टडी करेंगे किसके लिए, किसके बारे में? पीपल के बारे में एंड देयर सोशल ग्रुप्स। ध्यान देना, देयर सोशल ग्रुप्स एंड सोशल ग्रुप्स के बाद कल्चर्स। अब आदमी नहीं होगा तो सोशल ग्रुप्स कैसे बनेंगे? समझो। ओके, अगर लोग नहीं होंगे तो सोशल ग्रुप्स कैसे बनेगा? लोग नहीं होंगे तो कल्चर्स कैसे बनेगा? लोग नहीं होंगे तो इकोनॉमी का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो इन इन ह्यूमन ज्योग्राफी वी स्टडी अबाउट व्हाट? पीपल एंड देयर सोशल ग्रुप्स, कल्चर, इकोनॉमीज, ओके, एंड इंट्रैक्शन विथ environment by studying their relation. Interaction with environment by studying their relation. This is the property of a human geography. Human geography में क्या करते हैं हम लोग? हम लोग लोगों के बारे में अध्ययन करते हैं and their social groups, their cultures, their economies and interaction with their environment by studying their relation. समझ में आ गया? उनके कैसे करेंगे इंटरेक्शन? ओके, बाय स्टडिंग, जब उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनके रिलेशन के बारे में जब अध्ययन करेंगे, थ्रू दैट विल स्टडी द थिंग्स अबाउट द पीपल एंड देयर सोशल ग्रुप्स, कल्चर एंड इकोनॉमीज इन ह्यूमन ज्योग्राफी।
ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? लोगों के बारे में पढ़ेंगे, उनके सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमीज के बारे में पढ़ेंगे, एंड इंटरेक्शन विथ environment by studying their relation, their relations. So this thing we do in human geography. पर आज का जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो किस पे डिपेंडेंट है? फिजिकल ज्योग्राफी। तो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे। ओके, अगर ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो समझ में आ गया ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी हम लोग करते क्या है? ओके, पहले कोई चीज स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो तो उसके सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल, अब फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इन विच we study about what? Natural features. We study about what? Natural features. इसमें क्या करते हैं हम लोग? नेचुरल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड फिनोमिना ऑफ अर्थ सरफेस, फिनोमिना ऑफ अर्थ सरफेस। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या करेंगे? वी स्टडी अबाउट व्हाट? नेचुरल फीचर्स। अब नेचुरल फीचर्स के अंदर क्या क्या है? नेचुरल फीचर्स के अंदर क्या क्या होगा? लैंड फॉर्म्स, ओके, लाइक हिल्स, माउंटेन्स, डिजर्ट्स, ओके, माउंटेन, डिजर्ट्स, समझ में? उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एंड फिनोमिना ऑफ अर्थ सरफेस में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? फिनोमिना ऑफ सरफेस में क्या पढ़ेंगे? लैंड फॉर्म्स, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, सॉइल्स एंड वेजिटेशन। लैंड फॉर्म्स, ड्रेनेज सिस्टम, then climates, soils and vegetations। इसमें वैली के बारे में, ओके, एंड कैनियंस के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है? फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी अबाउट नेचुरल फीचर्स एंड फिनोमिना ऑफ अर्थ सरफेस such as these things: landforms, drainage system, climate, soils and vegetation। vegetation मतलब पेड़ पौधे, ओके, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। these all the things we are going to study in physical geography। समझ में आ गया? पक्का? इफ यू आर नॉट गेटिंग प्लीज आस्क। तो क्या हो गया? फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग करते क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? नेचुरल फीचर्स। अब नेचुरल फीचर्स में क्या क्या है? ये सब चीजें हैं नेचुरल फीचर्स में। एंड फिनोमिना ऑफ अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। फिनोमिना अर्थ सरफेस में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? लैंड फॉर्म्स पढ़ने हैं, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ने हैं, क्लाइमेट्स पढ़ने हैं, सॉइल्स पढ़ने हैं, वेजिटेशन पढ़ने हैं, और ईच एंड एवरीथिंग के बारे में डिटेल में पढ़ने हैं। ओके, उससे पहले उसके ओवरव्यू जितने हैं उसको ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से। उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे। इवन जो स्टेट पीसीएस में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछेंगे वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड, फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम? ओके, चलो, तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क। आप लोग पूछते रहोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो भी आप लोग कमेंट में पूछोगे मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डेफिनेटली ऑन बोर्ड ओनली आई विल ट्राई टू सॉल्व। अब फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है? फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग को पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी। हम लोग पढ़ेंगे क्या? जियोमॉर्फोलॉजी।
अब जियोमॉर्फोलॉजी क्या है उसके बारे में देखेंगे। ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी एंड सॉइल ज्योग्राफी। ये चार चीजें हैं, चारों चीजों को हम लोग को किसमें पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। तो फिजिकल ज्योग्राफी आप लोगों को समझ में आ गया। जब फिजिकल ज्योग्राफी समझ में आ गया तब ये जो चीजें हैं चारों, इसको भी समझने में आसानी होगी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी आज हमारा पूरा का पूरा जो लेक्चर होगा किस पर होगा, जियोमॉर्फोलॉजी पे होगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, ओके, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है समझ में आना चाहिए। जियोमॉर्फोलॉजी, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग लैंड फॉर्म के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, लैंड फॉर्म के बारे में, जो लैंड फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लैंड फॉर्म मतलब कैसा है, प्लेन है या प्लेट्यूज है, और यू कैन से डिजर्टिक है और माउंटेनियस है, कैसा है लैंड फॉर्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड उससे रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, रिलेटेड प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया। तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, ओके, इन विच इफ वी आर स्टडिंग द थिंग्स like the things in which we are studying about the landforms, evolution of the landforms and the related processes. If you are studying like these things, that all those things comes under what, geomorphology. समझ में आ गया। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो लैंड फॉर्म्स हैं उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल लैंड फॉर्म मतलब अज्यूम कर लो अर्थ है, ओके, अर्थ के बारे में आपको पढ़ना है। तो अर्थ के बारे में क्या पढ़ोगे, उसका अर्थ क्या, उसकी ओरिजिन कैसी है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उस अर्थ के इंटीरियर में क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अर्थ अर्थ जब बना होगा तो उसका कुछ प्रोसेस हुआ होगा, ओके, उसका इवोल्यूशन हुआ होगा, उसका कुछ प्रोसेस हुआ होगा, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, गॉट इट। सो जियोमॉर्फोलॉजी समझ में आ गया। इट इज डिवोटेड टू द लैंडफॉर्म्स, इवोल्यूशन एंड द रिलेटेड प्रोसेस। दिस जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, इट इज डिवोटेड टू द लैंडफॉर्म्स, इवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेस। लैंडफॉर्म मतलब लाइक सम टोपोग्राफी, रिलीफ फीचर्स, मतलब कैसा दिख रहा है लैंड, लैंड जो है वो कैसा दिख रहा है, प्लेन है या प्लेट्यू है या डिजर्टिक है, और यू कैन से माउंटेनियस है, कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोसेस होंगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जब इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग जरूर पूछते रहिएगा। पक्का समझ में आ गया, ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या है पढ़, अर्थ एंड इट्स इवोल्यूशन। द अर्थ and its evolution। ओके, अर्थ और उसके इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहली बात द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, द ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब ओरिजिन ऑफ अर्थ मतलब अर्थ की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ओके, समझ में आ गया। तो अब इसमें क्या क्या है, there are so many hypotheses has been given by the different geographers or scientists, you can say there are so many hypotheses has been given by different geographers from time to time। the earliest hypothesis कौन सा दिया गया था, the earliest hypothesis has been given by a geographer, उनका नाम क्या था, इमैनुअल कैंट। उसको क्या बोलते हैं, द नेबुलर हाइपोथेसिस। ओके,
तो जो फर्स्ट हाइपोथेसिस दिया गया था अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ, वो कौन सा हाइपोथेसिस था? नेबुलर हाइपोथेसिस। इसको किसने दिया था? इमैनुअल कैंट ने। कौन? इमैनुअल कैंट। इसको याद रखना, ओके, इमैनुअल कैंट ने, ओके। एंड इन 1796 में, ओके, मैथमेटिशियन लाप्लास ने इसको मॉडिफाई किया था, ओके। लाप्लास ने इसको क्या किया था? मॉडिफाई किया था। इसी को नेबुलर थ्योरी हाइपोथेसिस को क्या किया था? उन्होंने मॉडिफाई किया था। समझ में आ गया? ओके। तो पूछा जा सकता है यूपीएससी में, ओके, नेबुलर हाइपोथेसिस हैज बीन गिवन बाय व्हिच या बाय whom, ओके, द नेबुलर हाइपोथेसिस हैज बीन गिवन बाय whom, कौन कौन सा? अब चार ऑप्शन दे दिया गया। इमैनुअल कैंट हो गए, सर जेम्स जीन्स हो गए, सर हेराल्ड जैफरी हो गए। देयर आर सो मेनी नेम्स हैज बीन गिवन, लाइक 4 नेम्स हैज बीन गिवन, आउट ऑफ दैट 1 आंसर इज करेक्ट। अगर आपको पता है तभी जाके आप इसको सही कर सकते हो, पर ये यूपीएससी डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा। ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। यूपीएससी कैसे पूछेगा? यूपीएससी पूछेगा कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो किसके द्वारा किया गया था और किसके द्वारा मॉडिफाई किया गया था एंड कब किया गया था। मतलब कौन दिया था? इमैनुअल कैंट ने दिया था। और कौन उसको मॉडिफाई किया था? लाप्लास ने किया था। कब किया था? इन 1796 में। तीन चीजें दे सकता है, लाइक द नेबुलर हाइपोथेसिस हैज बीन गिवन बाय द इमैनुअल कैंट, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, इट वाज मॉडिफाइड बाय द लाप्लास एंड इट वाज मॉडिफाइड इन 1796। अगर आपको ये तीनों चीज पता है, तीनों स्टेटमेंट लाइक ए बी सी, और ए बी में ही दे दिया जाए इट वाज मॉडिफाइड बाय द लाप्लास इन 1796। दो स्टेटमेंट दे दिया ए एंड बी, अब 4 ऑप्शन दे दिया, ए सही, बी सही, ए बी सही, ए एंड बी बोथ आर नॉट करेक्ट। तो अगर आपको पता है इसके बारे में, देन ओनली यू कैन करेक्ट सी पार्ट, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। समझ में क्या? तो जब भी आप ऐसे पढ़ो, whenever you are reading the theory, try to think like that। कैसे सोच सकते हो? जब once you solve the previous year's question, then only you start thinking in that way। समझ में आ रहा? अदरवाइज जो प्रोसेस आपका ब्रेन जो है प्रोसेस ही नहीं करेगा, आप पढ़ते जाओगे उसको भूल जाओगे। बट अगर आप उसको पढ़ते हुए अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे तो दिमाग में प्रोसेस होता रहेगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे उसको। बात समझ में आ रही है? तो जब भी आप पढ़ो ऐसे पढ़ो। अब नेबुलर हाइपोथेसिस है क्या? ओके, नेबुलर हाइपोथेसिस है क्या? इमैनुअल कैंट एंड लाप्लास ने क्या बोला था? द प्लैनेट फॉर्म्ड आउट ऑफ द क्लाउड ऑफ एसोसिएटेड मटेरियल्स फ्रॉम द यूथफुल सन। जब सन, ओके, ध्यान देना, यूथफुल सन से जो मटेरियल, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन द सन वाज यंग, okay, youthful stage, that time so much materials came out and so many gases came out। वो जब एक साथ आए तो क्लाउड फॉर्म हुआ, ह्यूज क्लाउड फॉर्म हुआ। उसी क्लाउड, जब वो क्लाउड फॉर्म हुआ, स्लोली दैट क्लाउड गॉट कंडेंस एंड सॉलिडिफाइड एंड टुक द फॉर्म ऑफ अ प्लैनेट। समझ में आ रहा है? जब सन, अकॉर्डिंग टू द इमैनुअल कैंट एंड लाप्लास, उन्होंने क्या बोला था कि व्हेन द सन वाज इन यूथफुल स्टेट, okay, so many materials came outside and so many gases came outside, both material like gases and materials, they got accumulated, okay, in the very large form of a cloud, उसी large form of cloud को हम लोग क्या बोलते हैं? नेबुला, okay, and later on that large form of cloud or nebula, okay, started condensing and later on it got solidified and took the form of a planet। समझ में आ गया? सो प्लैनेट में अर्थ भी आता है, मरकरी भी आता है, वेनस भी आता है, मार्स भी आता है, जुपिटर भी आता है, सैटर्न भी आता है, यूरेनस भी आता है, नेपच्यून भी आता है। ये सब प्लैनेट्स के अंदर आते हैं। ओके, तो वही हुआ होगा। ओके, जो नेबुला हुआ होगा, नेबुला बना होगा आउट ऑफ द फ्रॉम यूथफुल सन, सो वो कंडेंस हुआ होगा, सॉलिडिफाई हुआ होगा, देन इट टुक द फॉर्म ऑफ अ प्लैनेट। ओके, so it was given by the Immanuel Kant and modified by the Laplace in 1796। समझ में आ गया? पक्का? सेकेंड थियरी related to the origin of the earth, second theory was given, what is the name of that second theory? Binary hypothesis।
बाइनरी हाइपोथेसिस। ओके, बाइनरी हाइपोथेसिस। अब बाइनरी हाइपोथेसिस क्या है, ये पार्ट आपको लोग समझ में आ गया ना, इमैनुअल कैंट, लाप्लास, मॉडिफाइड दिस थिंग, अगर बाइनरी तब आराम से ये भी समझ में आ जाएगा। देयर वाज अ ज्योग्राफर, टू ज्योग्राफर, चैम्बरलेन एंड माउल्टन। कौन कौन थे? चैम्बरलेन एंड माउल्टन। Okay, this binary hypothesis has been given by the Chamberlain and Mountain. ये Chamberlain and Mountain इसको इसमें बाइनरी थ्योरी में क्या कहते हैं, बाइनरी हाइपोथेसिस में वो कहते क्या है, वो कहते हैं कि there was a wandering star, there was a wandering star मतलब घुमक्कड़ तारा, समझ में आ रहा है? There was a wandering star which was approaching या approached the sun, the wandering star which was approaching the sun. Okay, so some of the cigar shaped material got separated out of the solar nebula. Okay, समझ में आ रहा है? जब when the wandering star, there was one wandering star, when this wandering star was approaching the sun, towards the sun, so some of the cigar shaped, okay, some of the cigar shaped material got separated out of that thing. Okay, separated from here, and that cigar shaped जो material है started revolving around the sun. That cigar shaped material started revolving around the sun. Slowly it started revolving around the sun and got condensed and solidified and took the form of a planets. समझ में आ रहा है? पक्का? तो जो चैम्बरलेन एंड माउल्टन उन्होंने क्या बोला था कि there was one wandering star which approached the sun and some of the cigar shaped material got separated out from the solar nebula, and that cigar shaped material started revolving around the sun very slowly, and it got condensed and solidified and took the form of a planet. So according to the Chamberlain and the Moulton, this is the like a theory about the origin of a earth, and later on this theory was supported by the Sir James. This theory, okay, the binary theory which was given by the Chamberlain and Moulton, it got support from the Sir James Jeans and Sir Harold Jeffrey. ओके, समझ में आ गया? सर हेरोल्ड जेफरी। और अब यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाइनरी हाइपोथेसिस हैज बीन गिवन बाय whom? ओके, चलो, बाइनरी हाइपोथेसिस हैज बीन गिवन बाय व्हाट? चैम्बरलेन एंड माउल्टन, एंड इट गॉट सपोर्ट फ्रॉम whom? ओके, अगर पता है, ओके, सो देन यू कैन राइट द आंसर, लाइक यू कैन टिक द ऑप्शन। कौन थे वो? सर जेम्स जीन्स एंड सर हेरोल्ड जेफरी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस थियरी वाज गिवन इन 1900। दिस थियरी वाज गिवन इन 1900। किसी ऑप्शन में वो कर दे, डाल देगा, लाइक ऑप्शन ए ऑप्शन बी में, लाइक स्टेटमेंट में दे देगा, फॉर एग्जांपल दैट बाइनरी हाइपोथेसिस हैज बीन गिवन बाय चैम्बरलेन एंड माउल्टन इन 1900 एंड दिस थियरी वाज सपोर्टेड बाय द सर जेम्स जीन्स एंड सर हेरोल्ड जेफरी। एंड दो स्टेटमेंट हो गया, ए एंड बी। अगर पता है तो ये ऑप्शन में हो गया, ए पार्ट ए सही है, बी सही, ए बी सही या ए बी गलत। अगर पता है तो टिक कर दोगे आंसर। अब वो 1900 की जगह पे वो कुछ और दे देंगे, 1892, 1890 समथिंग लाइक दैट, या 1900 समथिंग। तो अगर आपको तो पूरी आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, क्योंकि जब भी आप ये सब चीजें पढ़ो, ओके, क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो क्या है? इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, व्हाट? फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो पूछेगा ही पूछेगा। तो जब भी आप इसको पढ़ो तो माइन्यूट लेवल पे पढ़ो। तो जब माइन्यूट लेवल पे कैसे पढ़ोगे? जब वंस यू सॉल्व द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, देन आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, प्रोसेस आपका दिमाग करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? प्रोसेस आपका जो दिमाग है तभी करेगा, अदरवाइज वो पढ़ता जाएगा, कलेक्ट करता जाएगा, ओके, उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। ओके, तो बाइनरी हाइपोथेसिस
was given by Chamberlain and Mountain in 1900 and got support from Sir James Jeans and Sir Harold Jeffrey. एक क्या बोलते हैं? There was a wandering star which approached the sun and some of the cigar-shaped material got separated out of a solar nebula. Okay, and that solar nebula started revolving around the sun in very slowly and got condensed and solidified and took the form of a planet. सिंपल सा है, समझ में आ गया? वो जो सिगार शेप था, सिगार शेप मतलब वो पीने वाला, नहीं पीते हैं लोग, वो पीने वाला सिगार शेप लेके ऐसे ही, ओके, इसी फॉर्म में होगा, इसी फॉर्म में सेपरेट होगा वहां से, ओके, और चल दे लो वही सन की तरफ, ओके, और स्लोली स्लोली भाई साहब रिवॉल्व होने शुरू कर दिए सन की तरफ, और स्लोली 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 स्टार्टेड रिवॉल्विंग एंड स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस हुआ, सॉलिडिफाई हुआ एंड प्लैनेट का फॉर्म लिया, जो कि आज हमको दिखता है। कौन सा प्लैनेट फॉर्म दिखता है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऑल दो थिंग्स, ओके, गॉट इट, नो प्रॉब्लम। एंड द थर्ड हाइपोथेसिस वाज गिवन, थर्ड हाइपोथेसिस क्या था? दैट इज कॉल्ड द रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। थर्ड जो था वो क्या था? रिवाइज्ड। जो फर्स्ट नेबुलर हाइपोथेसिस था उसका रिवाइज्ड फॉर्म, तो थर्ड क्या था? रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, और सोचिएगा प्लीज थोड़ा डीप में, ओके, थोड़ा सा एट माइन्यूट लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा, एट माइन्यूट लेवल यू हैव टू थिंक, ओके। क्या था थर्ड वन? द रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। द रिवाइज्ड नेबुलर hypothesis, okay, the revised nebular hypothesis was given in 1950। तो जब मैं ये लिख रहा हूं तो इसको ध्यान रखना, यूपीएससी को कभी भी बुखार आ जाता है, कुछ भी पूछ लेता है, ओके, उसको कभी भी बुखार आ जाएगा तो कुछ भी पूछ लेगा, तो ध्यान रखना, छोड़ मत देना कि सन दिया हुआ है तो नहीं पढ़ेंगे, ओके, नहीं पढ़ोगे तो वही पूछ देगा। तो रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस वाज गिवन इन 1950 बाय, कौन से थे वो? ओटो स्मिथ, ये रशियन नेम है तो याद रखो, वो ओटो स्मिथ कहाँ के थे? रसिया के थे, एंड कार्ल विजास्कर, ओके, ये कहाँ के थे? जर्मनी, ओके। सो द रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय ओटो स्मिथ एंड कार्ल विजास्कर इन 1950। उन्होंने क्या बोला था, ओके, और ये थोड़ा सा क्या है? डिफरिंग इन डिटेल। जो इन्होंने रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस था वह डिफरिंग इन डिटेल, मतलब थोड़ा सा जो नेबुलर हाइपोथेसिस है उससे अलग है। ये क्या बोलते हैं? ओटो स्मिथ एंड कार्ल विजास्कर क्या बोलते हैं? कहते हैं कि द सन वाज सराउंडेड बाय, ओके, फॉर एग्जांपल सन वाज सराउंडेड बाय द like nebula, sun was surrounded by the nebula and that nebula, okay, containing mostly hydrogen, helium and somewhat dust particles, okay। तो बोलते हैं ओटो स्मिथ एंड कार्ल विजास्कर क्या कहते हैं? ओटो स्मिथ एंड कार्ल विजास्कर बोलते हैं कि जो सन है, ओके, इट वाज सराउंडेड बाय द नेबुला, सराउंडेड बाय द नेबुला, और जो ये नेबुला है विच वाज मोस्टली कंटेन्ड व्हाट? हाइड्रोजन, helium and somewhat dust particles, somewhat dust you can say, somewhat dust। तो जो ये सन है सराउंडेड बाय द सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट, समझ में गया? तो ओके, और जो बाइनरी थियरी था उसमें वो क्या था? चैम्बरलैन माउंटेन ने क्या बोला था? There was one wandering star which approached the sun and some of the cigar-shaped material got separated out of the solar nebula and that cigar-shaped material started revolving around the sun and get condensed and solidify and took the form of the planet। But यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये ओटो स्मिथ एंड कार्ल विजास्कर क्या बोल रहे हैं? The sun
okay, was surrounded by the solar nebula. Sun was surrounded by the solar nebula, and that which was containing mostly hydrogen, helium, and somewhat dust. You understood? पक्का? No problem. Okay? And जो ये सब चीजें थी, इसमें क्या हो रहा था? Some of the friction and collision between the particles. Friction and collision between the particles led to the formation of, जब इनके बीच में जो particles थे उनके बीच में जो friction था and collision, okay, led to the formation of disc shaped cloud, and later on that cloud, okay, started converted into the form of in the planet form. okay, जो disc shaped cloud है, okay, later on उसके जो particles होते हैं वो started getting accumulated and took the form of a planet. okay, तो क्या बोल रहे हैं कि जो the friction and collision, okay, the friction and collision of particles led to the formation of disc shaped cloud, and okay, and particles got accumulated and took the form of a planet. समझ में आ गया? This is called the revised nebular hypothesis. Revised nebular hypothesis was given by the Otto Schmidt and Carl Wijaskar in 1950. इसमें इन्होंने क्या बोला था? Sun was surrounded by solar nebula. ये ध्यान देना, ऐसा स्टेटमेंट दे के पूछा जा सकता है. ओके, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना. तो माइन्यूट लेवल पे सन वॉज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला, और जो सोलर नेबुला है विच वॉज मोस्टली कंटेनिंग व्हाट? हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट. एंड समझ में आ गया? अब हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट की जगह कुछ और अलग से दे सकता है, तो ऑप्शन डाल के पूछ सकता है. अगर आप पढ़े हो अच्छे से, ओके, माइन्यूट लेवल पे, देन यू कैन आंसर इट. गॉट इट? प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा. ओके, तो जो जितने भी पार्टिकल्स थे उनके बीच में फ्रिक्शन होने लगा, कोलिजन होने लगा, जिसके कारण डिस्क शेप क्लाउड फॉर्म हुआ. और डिस्क शेप क्लाउड में जितने भी मटेरियल से स्लोली स्टार्टेड गेटिंग एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा होना शुरू हुए. जब इकट्ठा होना शुरू हुए तो वही बाद में जाके क्या हुआ? कौन सा फॉर्म बना? कौन सा फॉर्म ले लिया? प्लैनेट्स का फॉर्म ले लिया. लाइक मरकरी का फॉर्म ले लिया, वेनस का फॉर्म ले लिया, अर्थ का, एंड मार्स, जुपिटर का, सैटर्न का, यूरेनस का, नेपच्यून का फॉर्म ले लिया. समझ में आ गया? एक्यूमुलेट, इकट्ठा होना शुरू कर दिया. जो पार्टिकल्स थे इकट्ठा होना शुरू कर दिया, तो बाद में वो कंडेंस हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, इनटू द फॉर्म ऑफ द प्लैनेट. तो रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस, यू गाइस अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, अगर कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा आप लोग. तो दिस इज रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस. And now we are going to study the fourth one, okay, which is called the modern theories, and it is the most accepted argument. It is the most accepted theory, you can say. Okay, fourth one, modern theories. It is the most accepted argument है. Okay, it is the most accepted argument about the origin of a universe. समझ में आ रहा? अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? About the origin of a universe. अभी तक क्या बात किए थे? नेबुलर हाइपोथेसिस, बाइनरी हाइपोथेसिस एंड रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस में ओरिजिन अबाउट ओके प्लैनेट. अब ओरिजिन ऑफ अर्थ मींस प्लैनेट की बात कर रहे थे. अब यहाँ पे हम लोग किस चीज की बात करते हैं? अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. ओके, समझ में आ गया? ये जो है मॉडर्न थियरी है अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं. ओके, और इसी को हम लोग बोलते हैं द बिग बैंग थियरी. द बिग बैंग
थियरी, इसी को हम लोग बोलते हैं द बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी, ओके, समझ में आ गया? बिग बैंग थियरी। तो पूछा जा सकता है बिग बैंग थियरी वाज गिवन फॉर व्हाट? origin of the universe, origin of the planet or something like that, whatever the things are here, okay? अगर आप अच्छे से पढ़े हो माइन्यूट लेवल पे, then you can answer। समझ में आ गया? सो ओके, सो जो बिग बैंग थियरी था वो किसके बेस पे था, किसके लिए था? अबाउट द ओरिजिन ऑफ अ यूनिवर्स। देयर वाज वन जियोग्राफर, ओके, एडविन एडविन हबल, या एडविन हबल, ओके। देयर वाज वन जियोग्राफर और साइंटिस्ट, यू कैन से, ओके, उनका नाम क्या था? एडविन हबल। he has given evidence that he had given evidence about the expansion of a universe। पूछा जा सकता है who has given the evidence about the expansion of a universe, तो कौन थे वो? एडविन हबल has given the evidence about the expansion of a universe। क्या था, उन्होंने क्या बोला था? ओके, अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स एट द बिगिनिंग ऑफ 13 पॉइंट, एट द बिगिनिंग ऑफ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, ओके, उन्होंने क्या बोला? एट द बिगिनिंग ऑफ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, ओके, all the matter which is there in the universe, all the matter which is there in the universe existed in the tiny ball, existed in the tiny ball, मतलब एक स्मॉल बॉल के अंदर थे। जितने भी आज मैटर हैं ये पूरे इंटायर ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, वो कहाँ थे? किसके अंदर थे? एक टाइनी, मतलब टाइनी बॉल के अंदर थे। उस टाइनी बॉल को क्या बोलते हैं? सिंगुलैरिटी। उस टाइनी बॉल को क्या बोलते हैं? सिंगुलैरिटी, उसके अंदर थे। समझ में आ रहा? अब उस टाइनी बॉल के जो ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ओके, इसमें लाइक इनफाइनाइट मैटर्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो सभी मैटर्स, पार्टिकल्स, एवरीथिंग वाज एग्जिस्टेड इन दैट टाइनी बॉल, जिसको हम लोग सिंगुलैरिटी बोलते हैं। बट उस सिंगुलैरिटी का जो डेंसिटी था वो क्या था? इनफाइनाइट डेंसिटी था, इनफाइनाइट डेंसिटी था, ओके, ओके, एंड दैट सिंगुलैरिटी या टाइनी बॉल गॉट एक्सप्लोडेड, ओके, वो एक्सप्लोड हुआ। जब एक्सप्लोड हुआ तो ह्यूज अमाउंट में गैसेस बाहर आई, पार्टिकल्स बाहर आए, समझ में? ह्यूज अमाउंट में गैसेस बाहर आए, पार्टिकल्स बाहर आए, एंड टुक द फॉर्म ऑफ द ह्यूज क्लाउड, टुक द फॉर्म ऑफ अ ह्यूज क्लाउड, दैट ह्यूज क्लाउड इज कॉल्ड द नेबुला, दैट ह्यूज क्लाउड इज कॉल्ड द नेबुला। अंडरस्टैंड नॉट? सो क्या बोलते हैं इसमें? एडविन हबल, वो क्या कहते हैं? एडविन हबल had given evidence about the expansion of the universe, universe is still expanding, उन्होंने दिया था। और at the beginning of 13.7 billion years ago, okay, there was one tiny ball in that, okay, all the matters of this universe existed, all the matters of this universe existed in that tiny ball. That tiny ball is called singularity, and that singularity has infinite density, okay, and okay, and that singularity got exploded and huge amount of gases and the particles came out and took the form of a huge cloud, that huge cloud called nebula. And from that nebula, galaxy and stars formed, from that nebula galaxy and stars formed, understand? From that nebula galaxy and stars formed. For example, there was one tiny ball, okay, at that tiny ball there was one tiny ball, and that tiny ball had a infinite density, ध्यान देना, infinite density था, and that tiny ball exploded, फट गया, okay, so huge amount में क्या निकला? gases, particles, and getting out, and that gases and particles took the form of a what? A very large cloud, a very large cloud, and that very large cloud is called the nebula, and that from that nebula the galaxies and stars formed. Understood? Pakka? Okay,
and from there only okay, so galaxy like so many galaxies, so many stars formed out of that huge cloud, or you can say that nebula. Okay, so huge number of galaxies, huge number of stars were formed. समझ में आ गया? ये सिंगुलैरिटी जो था ना, उसके जो डेंसिटी थी वो इनफाइनाइट डेंसिटी थी, इनफाइनाइट डेंसिटी थी, स्लोली स्लोली डेंसिटी जो इनफाइनाइट थी, टेम्परेचर उसके अंदर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया था, अब का मैं फट ही जाऊंगा, और फट गया। और फट गया तो बहुत बहुत ज्यादा में गैस निकले हैं, मटेरियल्स निकले हैं, और जो ही गैस मटेरियल जो होते हैं वो क्लाउड का फॉर्म लिए, उस बहुत बड़े क्लाउड का फॉर्म लिए, उस बड़े 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 क्लाउड्स को क्या बोलते हैं? और नेबुला बोलते हैं। और फ्रॉम नेबुला से ओनली मेनी गैलेक्सीज एंड स्टार्स फॉर्म्ड। अंडरस्टूड? ओके, गैलेक्सी फॉर्म लाइक गैलेक्सी स्टार्ट टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, सो हाइड्रोजन गैस जो है वो स्टार्टेड गेटिंग एक्यूमुलेटेड, उससे गैलेक्सी फॉर्म होना स्टार्ट हो गया एंड स्टार्स फॉर्म हुआ, एंड लेटर ऑन मेनी अदर स्मॉल बॉडीज फॉर्म्ड हुई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं। समझ में आ गया? गैलेक्सी फॉर्म्स हुआ, स्टार्स फॉर्म्स हुआ, एंड मेनी अदर स्मॉल बॉडीज फॉर्म हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी। ओके, तो बिग बैंग थियरी का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, सिंगुलैरिटी का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? एडविन हबल ने क्या बोला तो वो समझ में आ गया आप लोगों को? गैलेक्सी कैसे फॉर्म हुआ वो समझ में आ गया आप लोगों को? नेबुला समझ में आ गया आप लोगों को? पक्का? नेबुला, ओके, नेबुला समझना लाइक हर ह्यूज क्लाउड। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, कोई अब समझे क्लाउड है, अब बोलोगे सर क्लाउड कैसे प्लैनेट का फॉर्म ले लिया? क्लाउड तो मतलब समथिंग गैस है, लिटिल छोटा छोटा स्मॉल पार्टिकल्स है। दिमाग में आ रहा होगा ना क्वेश्चन? ओके, तो सिंपल सा क्या है, ये बिलियंस ईयर्स का प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रोसेस है। तो जो क्लाउड है, ओके, क्या होता है जैसे कि बहुत बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है, सनी लाइट पड़ता है, तो इवापोरेशन होता है, जो भी वाटर बॉडीज हैं ऑन अर्थ, तो इवापोरेशन होता है। जब इवापोरेशन होता है तो क्या होता है? वेपर के फॉर्म में जो वाटर होता है ऊपर जाता है, मतलब गैस के फॉर्म में, और धीरे धीरे ऊपर जब जाता रहता, टेम्परेचर कम होता रहता है, तो जो गैसेस हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। ओके, तो और वो वाटर का फॉर्म लेना शुरू कर देते हैं, और टेम्परेचर गिर जाता है तो क्या हो जाते हैं? आइस का फॉर्म लेना शुरू कर देते हैं, मतलब सॉलिड का फॉर्म लेना शुरू कर देते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए बोलते हैं ना हेलस्टोन होता है। तो अब हेलस्टोन क्या पत्थर से ऊपर से थोड़ी गिर रहा है, नीचे से जो गया वही क्या हुआ, जब टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हुआ? गैस जो होता है लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक उसी तरीके से जो ह्यूज नेबुला, जो ह्यूज क्लाउड था जिसको हम लोग नेबुला बोलते हैं, वो धीरे धीरे बिलियंस ऑफ ईयर्स इस प्रोसेस में प्लैनेट्स के फॉर्मेशन में समय लगा है। ओके, स्लोली स्लोली कंडेंस हुआ, सॉलिडिफाइड हुआ। ओके, जो पार्टिकल्स थे उसके अंदर वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुए, इकट्ठा होना स्टार्ट हुए। ओके, तो जो आज हम लोग प्लैनेट्स का रूप देखते हैं, फॉर्म देखते हैं, वो इसके कारण ही होता है। बात समझ में आ गई? पक्का? नो प्रॉब्लम? ओके, तो हम लोग क्या समझ लिए? हम लोग समझ लिए मॉडर्न थियरी। कितने हाइपोथेसिस हैज बीन गिवन अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ? 4। तो नेबुला हाइपोथेसिस हम लोग समझ लिए, नो प्रॉब्लम। ओके, बाइनरी हाइपोथेसिस समझ लिए, नो प्रॉब्लम। रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस समझ लिए, नो प्रॉब्लम। बिग बैंग थियरी और मॉडर्न थियरी हम लोग समझ लिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंचुरी जरूर याद रख लेना, और यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है प्रीलिम्स में। मेंस के लिए तो हो गया सिंपल सा, आप लोग कर सकते हो। अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। अब फर्स्ट क्या था? द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अब सेकेंड इसमें है क्या? इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ओके, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब अर्थ जो है कैसे इवॉल्व हुआ है? ओके, अर्थ अगर देखा जाए इन प्रीमॉर्डियल स्टेज में, या प्राइमॉर्डियल मॉडियल स्टेज में, प्राइमॉर्डियल स्टेज में क्या रहा होगा? अर्थ जो रहा होगा, इट वॉज मोस्टली वोलाटाइल, इट वॉज मोस्टली वेरी सेंसिटिव, वोलाटाइल, एकदम अपने लाइक इनिशियल स्टेज में है। द अर्थ वॉज इन इनिशियल स्टेज में। ओके, और क्या था?
बात समझ में आ रही? तो प्रीमॉर्डियल स्टेज में मतलब एकदम स्टार्टिंग में अर्थ वॉज मोस्टली वोलाटाइल, अर्थ वॉज मोस्टली वोलाटाइल ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ डेंसिटी। जब ग्रेजुअली डेंसिटी इंक्रीज होता गया, ग्रेजुअली जो है डेंसिटी इंक्रीज होता गया, उसके कारण अर्थ के अंदर की जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता गया, अर्थ के अंदर का टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ता गया। ध्यान देना क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द प्रीमॉर्डियल स्टेज अर्थ वॉज मोस्टली वोलाटाइल and gradual increase of density due to the gradual increase of the density due to the gradual increase of density, okay, temperature also increased, temperature has increased inside the earth, inside the earth, okay, as a result उसके कारण क्या हुआ, अब से देखो अर्थ जो था स्टार्टिंग में जब प्रीमॉर्डियल स्टेज में था इट वाज मोस्टली वोलाटाइल था, बट इट वाज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस व्हाइल रिवॉल्विंग ऑन इट अबाउट द सन, ओके, जब वो रिवॉल्व कर रहा था अराउंड द सन एंड रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, तो क्या होता है अर्थ के अंदर सो मेनी मटेरियल्स था, एवरी मटेरियल लाइक मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स हैज अ डिफरेंट डेंसिटी, जो जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा थी वो क्या था, वो सेंटर पे पहले एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, सेंटर पे पहले एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया मतलब इकट्ठा होना शुरू हो गया, उससे कम डेंसिटी वाला उसके सराउंडिंग में स्टोर होना शुरू हो गया, और उससे कम डेंसिटी वाला सबसे बाहरी एरिया में स्टोर होना शुरू हो गया, ओके। तो अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे अर्थ का स्ट्रक्चर है, ओके, मान लो ये अर्थ है, ओके, यहाँ पे क्या है कोर है, और ये वाला पार्ट क्या है मेंटल है, ये वाला पार्ट क्या है कोर है, समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट क्या है कोर है, ये वाला पार्ट क्या है मेंटल है, ये वाला पार्ट क्या है क्रस्ट है। तो कोर की जो डेंसिटी है, ओके, सबसे ज्यादा है, इसलिए वो क्या हो गया सेंटर पे इकट्ठा हो गया, जो जिस मटेरियल से कोर बना है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ओके, इसलिए वो सेंटर पे इकट्ठा हो गया। मेंटल की जो डेंसिटी है कोर की जो पार्टिकल्स है उसकी डेंसिटी से कम है, इसलिए उसके सराउंडिंग में इकट्ठा होना हो गया, और जो क्रस्ट के जो पार्टिकल्स है उनकी जो डेंसिटी है वो मेंटल से भी कम है, इसलिए आउटसाइड में इकट्ठा होना शुरू हो गया, ओके, समझ में आ रहा है। तो जो सबसे ज्यादा हैवी, व्हाई, बिकॉज द अर्थ अपने एक्सिस पे तो रोटेट कर रहा था व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो जो पार्टिकल्स थे, ओके, जो हैवी पार्टिकल्स थे वो सेंटर पे इकट्ठा होना शुरू हो गए, ओके, सेंटर पे इकट्ठा होना शुरू हो गए, जहां जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कोर बोलते हैं, उसके आउटसाइड में क्या हो गया मेंटल हो गया, बिकॉज उसकी जो मेंटल में पार्टिकल्स है उनकी जो डेंसिटी है कोर के पार्टिकल की डेंसिटी से कम है, उसके सराउंडिंग में इकट्ठा होना शुरू हो गए, और जो उसके बाद में क्या है क्रस्ट है, क्रस्ट के जो पार्टिकल्स है वो मेंटल के पार्टिकल के डेंसिटी से जो क्रस्ट पार्टिकल की डेंसिटी है वो कम है, तो इसलिए मेंटल के सराउंडिंग में इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिसपे हम लोग खड़े हैं वो क्या है वो क्रस्ट है, उसके नीचे क्या है मेंटल है, उसके नीचे क्या है कोर है, और क्रस्ट में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन मिनरल्स होते हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मेंटल में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ओके, वो हम बाद में पढ़ेंगे, उन कोर के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, समझ में आ गया, कोर की जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आ गया। तो ये क्या है इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ जो है इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ, जब अर्थ प्रीमॉर्डियल स्टेज में था तो इट वाज मोस्टली वोलाटाइल था, वेरी सेंसिटिव, बट व्हेन इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड द सन व्हाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, जो हैवी डेंसिटी वाले पार्टिकल है वो सेंटर पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए, जिसको हम लोग कोर बोलते हैं, उसके बाद उससे लाइटर वन कोर के सराउंडिंग में इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग मेंटल बोलते हैं, उससे लाइटर वन मेंटल के सराउंडिंग में स्टार्ट होना शुरू हो गया जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, समझ में आ गया। तो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, व्हाट इट, तो जितना भी मैं बता रहा हूँ सब समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम जो है उसको बताएंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट आता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के अंदर क्या है कैसे जानोगे, ओके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ के अर्थ मतलब अर्थ के अंदर क्या है कैसे जानो, कैसे पता चलेगा, तो देयर आर टू मेथड टू गेट टू नो द व्हाट इज देयर इनसाइड अर्थ, ओके,
एक तो है डायरेक्ट सोर्स है, एक इनडायरेक्ट सोर्स है। डायरेक्ट सोर्स क्या होता है? डायरेक्ट सोर्स मतलब फॉर एग्जांपल आपने माइनिंग किया तो जो मटेरियल्स आपने बाहर लिया निकाला, उसकी उसकी स्टडी की, उससे आपको पता चल जाएगा। दूसरा, डीप सी ड्रिलिंग कर दिया या डीप ओशन ड्रिलिंग कर दिया, तो डीप सी ड्रिलिंग और डीप ओशन ड्रिलिंग जब आप करते हो तो मटेरियल अंदर से बाहर निकालते हो, उसके बारे में जब स्टडी करते हो तो वहां से आपको अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चल जाएगा। वोल्केनिक इरप्शन जब हो रहा है, जब वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, उससे क्या होता है, इंटीरियर से, अर्थ के इंटीरियर से जो मटेरियल्स होते हैं वो बाहर आते हैं, तो उसके बारे में जब आप स्टडी करोगे तब आपको पता चल जाएगा। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन गेट टू नो दैट व्हाट आर द मटेरियल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। समझ में आ गया? दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट सोर्स की तरह नहीं है। फॉर एग्जांपल सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है, सिस्मिक एक्टिविटीज हो रही है, तो सिस्मिक एक्टिविटीज जो वेव्स होते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ दैट विल गेट टू नो दैट लाइक व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल्स आर देयर इनसाइड द अर्थ। ग्रेविटेशनल फील्ड से पता चल जाएगा, ग्रेविटेशन से पता चल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से पता चल जाएगा, फॉलिंग ऑफ मेटेओराइट्स का पता चल जाएगा। जब मेटेओराइट्स जो है ह्यूज बॉडीज जो है वो जब अर्थ पे गिरता है, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन गेट टू नो दैट लाइक व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। ओके, ग्रेविटेशन से पता चल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से पता चल जाएगा। जब सिस्मिक एक्टिविटी होती है तो जो वेव्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट, ओके, समझ में, पी वेव्स एंड एस वेव्स होते हैं, वो क्या होते हैं जब हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे अच्छे से। ओके, तो उससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि जो अर्थ के इंटीरियर में मटेरियल्स हैं वो कौन सा है। ओके, विद द हेल्प ऑफ this thing like direct source and indirect source. With the help of the direct source and indirect source we can get to know that what are the materials are present inside the earth. समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग फ्री हो पूछने के लिए, कितनी भी बार पूछो। आप पूछोगे तो मुझे बताने में मजा आएगा और आपको पढ़ने में मजा आएगा। समझ में आया? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ओके, कौन कौन से सोर्स हैं? एक है डायरेक्ट सोर्स, एक है इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स मैंने बता दिया, माइनिंग, डायरेक्ट सोर्स के अंदर माइनिंग, डीप सी ड्रिलिंग, ओके, वोल्केनिक एक्टिविटीज। जब माइनिंग करोगे तो अंदर से मटेरियल्स बाहर आएंगे, उस मटेरियल का आप स्टडी करोगे तो उससे पता चल जाएगा कि अर्थ के अंदर क्या क्या है। डीप सी ड्रिलिंग करते हो तो अंदर से मटेरियल जब बाहर आता है तो अगेन उसकी स्टडी करोगे, साइंटिफिक स्टडी, तो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन गेट टू नो दैट व्हाट आर द मटेरियल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। सेम थिंग लाइक वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं तो इरप्शंस होते रहते हैं, ओके, द व्हाटएवर द मटेरियल्स आर देयर इनसाइड द अर्थ, उसका इरप्शन होगा, बाहर आएगा, तो उसके बारे में उसकी हम लोग साइंटिफिक स्टडी करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन गेट टू नो दैट कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है। ओके, और इनडायरेक्ट सोर्स में लाइक फॉलिंग ऑफ मेटेओराइट्स, जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उससे समझ में आएगा, ग्रेविटेशन से समझ में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड से समझ में आ जाएगा, और सिस्मिक एक्टिविटीज जो वेव्स होते हैं, ओके, जो पी वेव्स होते हैं, एस वेव्स होते हैं, जब उसको हम लोग सेंड करते हैं तो कौन सा मतलब अच्छे से ट्रेवल करता है, किसमें लिक्विड में, कौन सॉलिड में ट्रेवल करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन गेट टू नो द व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, बिकॉज अब अर्थ के कोर तक तो आदमी जाएगा नहीं, ओके, बिकॉज टेम्परेचर जो है अप टू 6000 फ़ारेनहाइट तक होता है, उसके अंदर तो जाएगा नहीं, तो कुछ अदर एक्टिविटीज वी हैव टू डू, ओके, तो यही जो इनडायरेक्ट सोर्स है, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन गेट टू नो दैट। समझ में आ गया? पक्का? आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा, तब हमको बताने में मजा आएगा। तो आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, हमने बता दिया, नेबुलर हाइपोथेसिस में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके, एंड बाइनरी हाइपोथेसिस से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको भी थोड़ा सोचिए। जब आप पढ़िए, जब बाइनरी हाइपोथेसिस पढ़िए तो आप अपने दिमाग को प्रोसेस करना स्टार्ट करिए। बाइनरी हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस, रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस एंड मॉडर्न थ्योरी, जो पढ़ने स्टार्ट करिए तो उसको अपने दिमाग को प्रोसेस करना स्टार्ट करिए। पूछिए अपने दिमाग से किस टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो आप क्वेश्चन अपने आप से तभी पूछ सकते हो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हो। पक्का समझ में आ गया? ओके, तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लेते हैं,
थोड़ा सा पढ़ लेते हो कुछ दिन, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आप लोगों को समझाने में मुझे मजा आएगा, आपको समझने में मजा आएगा, तो क्लास में जो इंटरेक्शन है वो बना रहेगा। द क्लास विल बी इंटरेक्टिव क्लास रहेगा। ओके, समझ में आ गया? कोई डाउट्स नहीं है? तो आप लोग जितना भी मैंने नोट कराया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, उसको पढ़ते रहिएगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा प्लीज। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि बहुत लोगों के पास पहुंच सके। बहुत से स्टूडेंट इस कंप्यूटर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ओके, तो उनकी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।